ठीक है, अब हम स्पार्स मैट्रिक्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्पार्स मैट्रिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, मैथ्स में हम पढ़ते आए हैं। क्या होती है, फॉर एग्जांपल 0 1 2 है, 0 2 3 मान लेते हैं, इसको भी 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A0 0 क्या होता था, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल के नीचे डेटा होगा लेकिन डायगोनल के ऊपर डेटा नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो A11 A22 A33 यहाँ पर डेटा होगा ना, हाँ, तो A10 A20 A30 A21 A31 A32, बाकी यहाँ पे डेटा नहीं है। ठीक है, तो अगर जहाँ डेटा नहीं होता तो हमें क्या उस मेमोरी लोकेशन को स्टोर करने की नीड होती है हमारे मेमोरी में। जहाँ डेटा नहीं है हम उसको क्यों स्टोर करेंगे, क्यों अपना ओवरहेड बढ़ाएंगे। ठीक है, तो असलियत में मेमोरी में ये कैसे स्टोर होगा, तो मेमोरी में कुछ ये ऐसे स्टोर होता है, जो जीरो डेटा है वो कभी स्टोर ही नहीं होगा। तो क्या क्या स्टोर होगा, A00, अगर हम रो वाइज बात करें, पहली रो में A00 स्टोर हुआ, देन A10 हुआ, देन A11 हुआ। फिर सेकेंड रो में, मतलब थर्ड रो में क्या हो जाएगा, A20 A21 A22। फिर लास्ट रो में क्या हो जाएगा, A30 A31 A32 A33। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे एरे की साइज थी कितनी, 4x4, लेकिन हमें एलिमेंट कितने स्टोर करने पड़े, हमें एलिमेंट कितने स्टोर करने पड़े, सिर्फ डायगोनल वाले ये 10 एलिमेंट ही स्टोर करने पड़े, लेकिन असलियत में कितने थे, 16। क्यों हमने नहीं किए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास डेटा ही नहीं था। ठीक है, इसलिए तो उन ओवरहेड को हमें क्यों लेकर चलना था। तो जो हमारी नल एंट्रीज होती हैं हम उनको स्टोर नहीं करते मेमोरी में। ठीक है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पेपर में अगर आता है ऐसा कुछ मैट्रिक्स आ जाती है और हमसे कहता है कि फॉर एग्जांपल A21 का एड्रेस बताओ। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम पहले रो मेजर ऑर्डर से समझने की कोशिश करते हैं कि A21 के एड्रेस पे कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स क्या है, ये हमारी मैट्रिक्स है और हमारा क्वेश्चन क्या है, किसका एड्रेस हमें चाहिए, A21 का एड्रेस चाहिए हमें। ठीक है, तो हम रो मेजर ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो पहले लेफ्ट देखते हैं, कितने कॉलम कवर करने पड़ेंगे, मतलब कितनी रोज कवर करनी पड़ेंगी, 2 से 1 कम 1 रोज। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 to 1, कितनी रोज हुई, 1 - 0 + 1, 2 रोज हुई। लेकिन अभी रुको, ठीक है, 2 रोज तो हुई, लेकिन काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से 3 तक। ठीक है, और अब एक चीज याद रखो, जहां से स्टार्ट होती है वहां पर एक एलिमेंट, उससे +1 में 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो हमें यहां पे पहुंचना था, कितनी रोज, 2 रोज। 2 रोज का सम क्या हो जाएगा, कहां से स्टार्ट हुई थी, 0 to 2 मतलब 1 रो तक जाना था। तो 0 वाले में कितने एलिमेंट है, 0 से स्टार्ट हुए तो 1 एलिमेंट, प्लस सेकेंड रो में कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट, तो टोटल कितने एलिमेंट हुए, 3 एलिमेंट हुए। ठीक है, 3 एलिमेंट हुए। अभी इसका मैं जनरलाइज फॉर्मूला भी बताऊंगा, वो आपने पढ़ा होगा, 1 + 2 + 3 ... n कितना होता है, n + 1/2 होता है। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे अभी। तो कितने एलिमेंट कवर हुए, 3। देखो यहाँ पे 3 हुए, 1 2 1 3। ठीक है, इतने रोज में इतने एलिमेंट कवर हुए। रोज कितनी कवर हुई थी, 2 रोज, उसमें एलिमेंट कितने थे, 3 एलिमेंट थे। ठीक है, अब हमें इस पे पहुंचना है तो हमें कॉलम चेक करना पड़ेगा कि कितने कॉलम कवर हुए। अब इससे पहले तो कॉलम कौन बताता है हमें, ये बताता है कितने कॉलम कवर हुए, इससे 1 कम 0।
ठीक है, 0 से 0 कितने हुए, 0 to 0, 0 - 0 + 1, मतलब 1 कॉलम कवर हुआ है। अब देखना है इस कॉलम में एलिमेंट है या नहीं। तो देखो कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से, ठीक है, 0 से स्टार्टिंग हुई है और है क्या कॉलम, 1 है, मतलब 0 के बाद वाला। ठीक है, अगर ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके बैक वाला तो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो कितने एलिमेंट होंगे, 1 एलिमेंट होंगे। टोटल कितने एलिमेंट हुए, 3 + 1, टोटल 4 एलिमेंट हुए। ठीक है, अब इसका एड्रेस, बेस एड्रेस मान लेते हैं 1000 था और साइज़ कितनी है, 1 बाइट है। तो कितना होगा, 4 + टोटल एलिमेंट 4 हुए, तो इसका एड्रेस क्या आ जाएगा, बेस एड्रेस प्लस 4 × 1, तो 1004। अब चेक करते हैं क्या यही एड्रेस आता है या नहीं। तो देखो इसका 1000, 1001, 1002, 1003 और 1004, यही तो पूछ रहे थे। ठीक है, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। अब वो कोई भी मैट्रिक्स थे, ठीक है। अब हम एक जनरलाइज मैट्रिक्स लेकर देखते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी निगेटिव कहीं से भी इंडेक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं, वो लेकर देखते हैं। ठीक है, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम एक जनरलाइज फॉर्म में अगर देखें, ठीक है, 0 1 2 मान लेते हैं, ये m रोज़ हैं, 0 1 2 n कॉलम्स हैं। ठीक है, तो डेटा कहाँ पड़ा होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, इनके नीचे साइड पड़ा होगा, और इधर तो डेटा होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम मान लो किसी ith और jth लोकेशन पर हैं, हमें इस एलिमेंट का एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो पहले तो हमें एक एरे दिया है कितने का, m × n का, और हमें एड्रेस किसका निकालना है, aij का। और हम क्या फॉलो कर रहे हैं, रो मेजर ऑर्डर। ठीक है, रो मेजर ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो i से एक कम i - 1 कहाँ से चल रहा है, 0 to i - 1। ठीक है, इतनी रोज कवर करनी पड़ी होगी, और रोज में एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट अगर 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0 में 1 एलिमेंट रहा होगा, 1 में 2 रहा होगा, 2 में 2 रहा होगा, 3 में 3 रहा होगा। तो i - 1 में कितने एलिमेंट होंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + ... i - 1 कितने हुए, n + 1/2 फॉर्मूला होता है, यहाँ n कितना हुआ, n हुआ i + 1/2। ठीक है, ये इतने एलिमेंट हुए। ठीक है, तो ये कितने आए, ये एलिमेंट आए, इतनी रोज जितनी हमने कवर की i - 1 तक, इतने एलिमेंट कवर हुए। ठीक है, अब हमें इस पे पहुंचना है तो इतने कॉलम भी तो कवर करने पड़ेंगे। कॉलम क्या है, j, कहाँ तक जाना है, j - 1 तक जाना है। कहाँ से, 0 से स्टार्टिंग हुए, 0 to j - 1, कितने हुए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1, कितना आया, j कॉलम, मतलब j एलिमेंट कवर करने पड़े। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट कितने हुए, i + 1/2 प्लस j, ये हुए मेरे टोटल एलिमेंट। ठीक है, ये मिल गया, टोटल एलिमेंट मिल गए। देन अब इसका अगर एड्रेस बताना है तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बेस एड्रेस को ba मान लूँ प्लस i + 1/2 प्लस j इंटू जो भी हमें साइज देगा, मान लेते हैं हम w है, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो i j का एड्रेस क्या आएगा, ये आएगा। तो ये जनरलाइज रिजल्ट हो गया। अगर 0 से दे रहा है, आपको n तक पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर का जनरलाइज रिजल्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अब देख लेते हैं हम। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने लोअर ट्रायंगुलर देख लिया। ये क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में मतलब अपर साइड एलिमेंट होंगे, लोअर साइड जीरोस का डेटा होगा, मतलब
ठीक है, कुछ ऐसा होगा। अब हम रो मेज़र ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप इसमें कॉलम मेज़र ऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। तो कॉलम मेज़र ऑर्डर करोगे तो आपको कॉलम वाइज चलना होगा। मैं रो मेज़र ऑर्डर कर रहा हूँ, आप कॉलम मेज़र ऑर्डर करके खुद देख लेना, ठीक है। तो क्या होगा, इसका डेटा कैसे सेव हो रहा होगा मेमोरी में, ज़ीरोस तो स्टोर नहीं होंगे, रो वाइज डेटा सेव होगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं मुझे A23 का मान लो निकालना है, एड्रेस क्या आएगा, ठीक है। तो हमारी साइज़ क्या है, 4 है, और हमें डेटा क्या निकालना है, A23 का, ठीक है। तो रो वाइज चलेंगे तो कितनी रोज कवर करनी पड़ी, 2 से पहले 1, कहाँ से स्टार्ट था, 0 to 1, 1 माइनस 0 प्लस 1, कितनी हुई, 2 रोज कवर करनी पड़ी। अब 2 रोज में एलिमेंट कितने होंगे, 0 वाले में कितने एलिमेंट होंगे, 0 वाले में 4 एलिमेंट रहे होंगे, तो 0 वाली रोज में 4 एलिमेंट प्लस 1 वाली रोज में कितने एलिमेंट रहे होंगे, उससे एक कम 3, तो यहाँ पे कितने आए, 7 एलिमेंट आए, ठीक है। देन ये 7 एलिमेंट कवर हो गए, 4 3 7। अब कितने कॉलम्स कवर करने पड़े, तो 3 से एक कम कॉलम कवर करना पड़ा होगा, या फिर कितने कॉलम कवर करने पड़े। देखो यहाँ पे खड़े हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, कितना आया, 1 आया। फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है तो मैं अभी डायरेक्ट लिखता हूँ, 1 एलिमेंट कवर करने पड़े। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कितना है, जिसका निकालना है ना, ये i है और ये j है, कैसे, j माइनस आई कर दो, ये आपको दे देगा कि कितने कॉलम्स कवर करने पड़े। तो टोटल एलिमेंट कितने हुए, 8 एलिमेंट्स कवर करने पड़े। और अगर 1 बाइट साइज दे रखी है और बेस एड्रेस अगर 1000 दे रखा है, तो 1000 प्लस 8 मतलब 1008 आएगा इसका मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो देखते हैं, तो अब डायरेक्ट देखते हैं 101, ठीक है। तो ठीक है, 1000 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, 1008 आ गया, ये मेमोरी लोकेशन आई, ठीक है। अब इसको अगर हम जर्नलाइज करने की कोशिश करें, जर्नलाइज में क्या होगा, ठीक है। अगर इसको हम जर्नलाइज करें, मान लेते हैं किसी i और j लोकेशन पे निकालना है, यहाँ पे n है, यहाँ पे m एलिमेंट्स हैं, और मान लेते हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो i और j वाली लोकेशन पे निकालना है, ठीक है, ठीक है। अब i से पहले क्या आएगा, i माइनस 1 आएगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 मतलब 1 से स्टार्ट हुआ है तो 1 लिख लेते हैं, 1 to i माइनस 1 तक चलना है। अब देखो एक कैलकुलेशन देखते हैं, अगर फर्स्ट रो है, ठीक है, और टोटल कितने एलिमेंट हैं, n, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। सेकेंड रो में कितने होंगे, n माइनस 1 होंगे। थर्ड में कितने होंगे, n माइनस 2 होंगे, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, ये कुछ ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, n माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 2 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 3 माइनस 2। हम इसमें कैलकुलेशन बैठाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि 3 में से 2 घटा दिया, हमेशा एक कम, ऐसा कुछ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करते करते अगर हम i माइनस 1 में से कितने एलिमेंट होंगे, i माइनस 1 पे कितने एलिमेंट होंगे, n माइनस i माइनस 1 माइनस 1, यही एलिमेंट होंगे। इनका सम कितना आएगा, अगर हम इनका सम देखें, टोटल एलिमेंट हमें कैसे मिलेगा, सबका सम करना पड़ेगा। तो अगर इनका सम देखें तो कितने हैं यहाँ पे, n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n माइनस i प्लस 2 तक, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इनका सम कितना आता है, तो आपको पता होगा एपी में सम क्या होता है, क्या होता है, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ऐसा कुछ पढ़ा है। n क्या होते थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल कितने हैं,
एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस आई प्लस टू, तो इनका टोटल कितना का होगा? ठीक है, अब ये क्या है? ये n, ये वाला n नहीं है, यहाँ पे m, यहाँ पे q लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये क्या है? q, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो 1 से लेकर i माइनस वन तक कितने एलिमेंट है? 1 से लेकर i माइनस वन तक कितने एलिमेंट हुए? i माइनस वन ही एलिमेंट तो हुए। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, तो i माइनस वन एलिमेंट हुए, डिवाइड बाई 2, सम का फॉर्मूला यही था ना, प्लस f क्या है? फर्स्ट एलिमेंट n है, प्लस लास्ट एलिमेंट क्या है? n माइनस आई प्लस टू, यही है। तो सम क्या आया? i माइनस वन बाई टू, 2n प्लस टू माइनस आई। ठीक है, तो ये सम आ गया। मतलब ये सम क्या आया? एलिमेंट आए। इतने एलिमेंट किस में कवर हो चुके? आई तक यहाँ तक पहुँचने में इतनी रोज के एलिमेंट कवर हो चुके। अब इससे पहले कितने कॉलम कवर हुए होंगे वो मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, j माइनस आई। तो ये क्या दे देगा? इससे पहले कितने कवर हुए। ठीक है, तो ये भी एक एलिमेंट हो जाएगा। टोटल एलिमेंट क्या हो जाएगा? i माइनस वन बाई टू, 2n प्लस टू माइनस आई प्लस j माइनस आई। ये टोटल एलिमेंट कवर हो गए। ठीक है, ये क्या हुए? टोटल एलिमेंट। बस टोटल एलिमेंट आ गया। हर एक एलिमेंट की साइज अगर w है तो w से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मुझे उसकी साइज मिल गई। इतने एलिमेंट इतने साइज के कवर हुए थे। बेस एड्रेस लगा दूंगा तो मैं i कॉमा j के एड्रेस पे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे इसी में कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बेस एड्रेस लग दूँ, ऐड कर दूँ इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? a i कॉमा j का मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो ये आंसर आता है। ठीक है, तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर हो गया, लोअर ट्रायंगुलर हो गया। ठीक है, ये हमने किससे सॉल्व किया? रो मेजर ऑर्डर से। आप कॉलम मेजर ऑर्डर से भी ट्राई करना, वरना मैं जब इनके क्वेश्चन के सेशन लेकर आऊँगा तो एक उसमें करा दूंगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं हुए तो। देन अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम एरेज के, ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, अब एरेज पे कॉम्प्लेक्सिटी या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि रिवर्स द एरे का कोड लिखा हुआ है, आपको समझना होगा कि ये कोड रिवर्स द एरे का है। ठीक है, तो एक दो कोड हम देखेंगे और इनकी हम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम लगता है एरे में। क्योंकि हमारा डेटा स्ट्रक्चर मेन पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें ऑप्टिमाइज़ करना है कि हम कौन सी एरे लगाएं, लिंक लिस्ट लगाएं, कि हमें देखना है कि हमारा टाइम किस में बच रहा है, हम जो हमारा इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है हम उसको कितनी क्लैरिफाई कितनी जल्दी कर ले रहे हैं। इसीलिए तो हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अदरवाइज क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम एरे में देखते हैं इंसर्शन कितना टाइम लेता है, डिलीशन कितना टाइम लेता है, रिवर्स ऑफ एन एरे, कुछ और कोड देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं गेट के लिए। ठीक है, तो एरे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एरे में क्या था, हमारे कुछ एडवांटेज थे और कुछ डिसएडवांटेज थे। तो एडवांटेज क्या थे हमारे एरे के? एक तो था रैंडम एक्सेस, और दूसरा था फ्रेंडली। ठीक है, इससे प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती थी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे। क्या था? हमें इसकी साइज़ प्री डिफाइंड देनी पड़ती थी, मतलब हमें पहले ही देनी पड़ती थी। मीन्स साइज डिफाइंड एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन। देखो C++ में तो यार वेक्टर है, ऐसी चीज़ें, लेकिन C में भी कोई डायनेमिक एरे का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, जब भी तुम एरे बनाओगे तुम्हें साइज़ देनी पड़ेगी। अब तुम साइज़ नहीं दे रहे, आगे एलिमेंट दे रहे हो, तो वो भी एक तरह से साइज़ ही दे रहे हो आप उसको, कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि इतनी साइज़ होगी एलिमेंट की। ठीक है, इतनी ही एरे की साइज़ होगी। ठीक है, तो ये होता है। एक ये इसका डिसएडवांटेज था। एक था तुम्हारा इंसर्शन और डिलीशन जो था ना, वो ऑर्डर ऑफ n टाइम का होता था। ऑर्डर ऑफ n, ये सब हम एल्गोरिथम में पढ़ेंगे, ऑर्डर बी को और ओमेगा, ये सब क्या होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये देख लो कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो थी ना,
वर्स्ट केस में n है, मतलब हो सकता है आपको n एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ जाएं, ठीक है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था, ठीक है। कैसे? अगर हम इंसर्शन का कोड लिख कर देखें, अब थोड़ा कोडिंग का भी कॉन्सेप्ट होगा इसमें, ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे। ये लीड कोड पे भी है, ठीक है, प्रॉब्लम। इंसर्शन इन एरे क्या है? हमारे पास एक एरे होगा जिसकी कुछ साइज़ है, 7 मान लेते हैं 7 साइज़ है, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट रेंडमली पड़े हुए थे। आपको मैंने बताया कि एरे की साइज़ आप 20 बना दिए हो, आप 10 एलिमेंट डालो तो वो 10 में डाल देगा, बाकी को डिफ़ॉल्ट 0 रख देगा। क्यों 0 रखा? क्योंकि हमने पढ़ा था जब हम वो पढ़ रहे थे स्टोरेज क्लासेस, तो अगर हम एरे की एक भी वैल्यू इनिशलाइज़ कर देते तो बाकी वो 0 से इनिशलाइज़ कर देता है, ठीक है। मॉडर्न कंपाइलर में शायद गार्बेज से करता है, जहाँ तक मुझे याद नहीं, लेकिन वो 0 से कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, ऐसा कुछ डेटा पड़ा था और हमने इन दोनों कॉलम को छोड़ दिया, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गार्बेज या 0 पड़ा होगा, लेकिन वैसे सही मायने में 0 पड़ा होना चाहिए क्योंकि वो लोकल वेरिएबल होता था, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। अब मुझे अचानक याद आया कि ये जो डेटा है मैं चाहता हूँ कि इस पोजीशन पे 70 होना चाहिए था, ठीक है। तो अब आप डायरेक्टली तो इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप डायरेक्टली उस इंडेक्स पे जाके इंसर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे 70 आ जाएगा और 20 का डेटा लॉस हो जाएगा। मुझे डेटा भी प्रिजर्व रखना और 70 वहाँ पे डालना भी है। तो एक तरीका है, इंसर्शन करना है 70 का एट लोकेशन 1 पे, लेकिन 20 को भी हमें रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं इंसर्शन के लिए? इन सबको खिसकाएं और यहाँ पे 70 डालें। यही एक तरीका है, और तो कोई तरीका ही नहीं हमारे पास इंसर्शन का, अगर हमें 20 भी डेटा रखना है, ठीक है। अब हम ये भी कर सकते हैं। आप सोचोगे कि A6 पे 20 डाल दें और फिर वो डाल दें, नहीं, हमें जो भी हम एलिमेंट डाल रहे हैं उसके कॉन्टिन्यूस में सारे एलिमेंट चाहिए, ऐसा कुछ है। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? पहले आपको इस एलिमेंट को इस लोकेशन पे लाना होगा, इस एलिमेंट को इस लोकेशन पे, इस एलिमेंट को इस लोकेशन पे, इस एलिमेंट को इस लोकेशन पे, इस एलिमेंट को इस लोकेशन पे। अब ये लोकेशन फ्री होगी, तब आप यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो अगर इसका हम कोड देख लें, कोड से पहले अगर हम समझें, ठीक है, तो हमने क्या किया? ए ऑफ, ठीक है, कोड लिखने से पहले हम जनरलाइज वे में देखते हैं क्या किया हमने। ए ऑफ 6 को, ए ऑफ 6 में हमने क्या डाला? ए ऑफ क्या डाला? 5। ए ऑफ 5 में क्या डाला? ए ऑफ 4। ए ऑफ 4 में क्या डाला? ए ऑफ 3। ए ऑफ 3 में क्या डाला? ए ऑफ 2। ए ऑफ 2 में क्या डाला? ए ऑफ 1, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या लगता है हमें क्या लगाना चाहिए? अगर कोई चीज़ कॉन्टिन्यूस में चल रही है तो हमें क्या लगाना चाहिए? और हमें पता है हमें कहाँ रुकना है। तो मैंने आपको वाइल, फॉर, डू वाइल लूप पढ़ाया था। अगर हमें पता है हमें कहाँ से शुरू होना है और कहाँ पे रुकना है तो हम क्या लगाएंगे? फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इसी के लिए कोड लिखें, फॉर एग्जाम्पल, अभी हम n के लिए नहीं लिख रहे हैं। फॉर कहाँ से स्टार्ट करना है? i = 6 से कहाँ तक जाना है? हमें पता है हमें कहाँ पे डालना है, इंडेक्स पे 1 पे डालना है। तो हमें कहाँ तक चलना होगा? उससे एक ज़्यादा तक ही तो चलना होगा। तो हमें कहाँ तक चलना है? i is less than, i is greater than होगा, i is less than, i is greater than जब तक रहे किससे? इंडेक्स हमारा क्या है यहाँ पे? 1 है, प्लस 1 तक ना, और i माइनस हो, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, ठीक है। इंडेक्स क्या है मेरा? 1, 1 + 1 2। अब a ऑफ 2, i की वैल्यू जहाँ पे 2 हुई, 2 इज ग्रेटर देन 2, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो गया तो अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। तो मतलब यहाँ इक्वल टू आना चाहिए। 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है? हाँ है, तो आया। एक बार चलेगा a ऑफ 2 में a ऑफ 1 की वैल्यू डाल देगा, देन अब चेक करेगा इंडेक्स की, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब i माइनस हो जाएगा। i की वैल्यू क्या हो गई? 2 थी, अब 1 हो गई। और ये क्या है? 2, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, फॉल्स हो गया, तो a ऑफ 1 की पोजीशन खाली हो जाएगी। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना होता है, इक्वल टू लगाना है या फिर ग्रेटर देन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा।
देन हमने क्या किया, हमने किया एरे में आई लोकेशन पे क्या डाल दो, ए ऑफ आई माइनस 1 डाल दो, ये किया। और मैंने बताया था अगर हम ये नहीं लगा रहे तो पहले सेमी कॉलम तक स्कोप होता है। देन अब हमें बस क्या करना था, जहाँ पर हम रुके होंगे, हम आई पे मान लो रुके होंगे, आई पे ही तो रुकेंगे। देन या फिर अगर आई पे आप नहीं लिखना चाहते, इंडेक्स लिखना चाहते हो, क्योंकि इंडेक्स भी तो हमें गिवन ही होगा, तो आप इंडेक्स लिख सकते हो, यहाँ पे इंडेक्स लिख दो। ठीक है, इंडेक्स, इंडेक्स पे क्या डाल दो, जो आपका डेटा था 70, बस कोड खत्म। तो ये कितनी बार चला, ये चला 6 टाइम, इंडेक्स प्लस 1, ठीक है। कितनी बार चला, 1 2 3 4 5 और एक ज़्यादा चलेगा, ठीक है, 6 टाइम्स चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो चेक भी तो करेगा, ठीक है। तो अब इंडेक्स पे वैल्यू आ गई। तो अगर अब सब कुछ हम n के लिए लिखते तो यहाँ पे क्या हो जाता, n हो जाता, ठीक है। इंडेक्स प्लस 1 तक तो चलना ही था, i माइनस माइनस होता, ये चलता, इंडेक्स वाले पे डेटा डाल देते। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ ni। इतना टाइम लगता आपको इंसर्शन करने में, तो ये इंसर्शन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इंसर्शन इन एरे, ठीक है। अब इसी तरह डिलीशन देखते हैं। डिलीशन भी कितना लेगा, अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिलीशन, थोड़ी देर के लिए मान लेते यही एरे है, ठीक है। हमें कह रहा है कि मान लो अब हमें 30 डिलीट करना है यहाँ से, तो क्या आप डायरेक्टली जाके डिलीट कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्टली डिलीट कर दिया तो कोई डेटा डालोगे, और कोई रास्ता तो है नहीं, यहाँ पे 0 डाले या फिर कुछ और डालो, नल डालो, लेकिन हमें कुछ नहीं डालना, हमें इन सबको शिफ्ट करना है, वही होता है डिलीशन। तो क्या करना होगा, अब हमें 40 को आगे वाले में कॉपी करो, 50 को इसके आगे वाले में, 60 को इसके आगे वाले में, ठीक है, तभी तो डिलीशन होगा। तो हम क्या करेंगे डिलीशन के लिए, देखो हमने क्या किया, a ऑफ 2 का डेटा डिलीट करना था, तो हमने क्या किया, इस पर क्या डाल दिया, a ऑफ 3 डाल दिया। फिर a ऑफ 3 पे क्या डालेंगे, a ऑफ 4, a ऑफ 4 पे क्या किया हमने, a ऑफ 5 का डेटा डाल दिया, ठीक है, ठीक है। अब आगे भी है लेकिन ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो ये भी तो आपको लूप ही दिख रहा है, कहाँ पर रुकना है हमें, जब हमारा एरे का डेटा पूरा शिफ्ट हो जाए वहाँ पे हमें रुकना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर कहाँ से चला है, जो हमें इंडेक्स गिवन है वहाँ से चला है, कहाँ तक चला है, i इज लेस देन n तक चला है। n यहाँ पे क्या है, 7 मान लो, 7 है, ठीक है। अगर अभी के लिए मैं मान लूँ मैं चलाना चाहता हूँ 5 तक, ठीक है, और i प्लस प्लस 5 नहीं 6 होगा। एलिमेंट कितने हुए, 0 से 5, 6 हुए ना, तो 6 होगा, ठीक है। देन क्या किया हमने, a ऑफ i पे क्या किया है, a ऑफ i प्लस 1 डाला है, ठीक है। अब देखो i इज लेस देन 6, i जब यहाँ पे 5 होगा तो a ऑफ 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 इज लेस देन 6 है, हाँ है, a ऑफ 5, a ऑफ 6 ये है, तो ये इस पे कॉपी कर देगा, ठीक है। और ठीक है, फिर ये बाहर आ जाएगा 6 के बाद, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हमें यही तो करना था, बस डिलीशन हो गया, ठीक है। फिर आप एरे प्रिंट करा लो। अब इसके लिए n के लिए अगर हम लिखें तो फॉर i इक्वल टू जो भी हमें इंडेक्स गिवन होगा उस पर डेटा डालना है, ठीक है। i कहाँ तक चलना चाहिए, लेस देन
और इक्वल टू n तक चलना चाहिए i प्लस प्लस, क्योंकि अगर मैं मान लूँ यहाँ पे तो एक ज़्यादा था इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अगर एरे इतना ही होता, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पास करना होता, अगर हम यहाँ पे 5 लिख, यहाँ पर अगर हम 6 लिखते तो क्या होता, अंदर आ जाता 5 के टाइम पे a ऑफ 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या देते था 5 + 1 6 इंडेक्स है क्या उसमें, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे देता। तो या फिर तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेस देन 5, ठीक है। तो 5 इज लेस देन 5 है, फॉल्स बाहर आ जाएगा। 4 इज लेस देन 5 था तो 4 में वैल्यू क्या डाल दी, 5 वाली डाल दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या लिखोगे, अगर n + 1 है तो लेस देन और इक्वल टू n लिखो, नहीं तो यहाँ पे क्या लिख दो, अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर हमेशा +1 से चल रहा है तो इससे एक कम तक चला दो, n - 1 तक चला दो, ठीक है। और यहाँ क्या डाल दो, a ऑफ i पर a ऑफ i - 1, बस ये हो गया इसका डिलीशन, ठीक है। तो हमने दो कोड देखा, दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ऑर्डर ऑफ n हुई। तो इंसर्शन और डिलीशन एरे का बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब एक दो कोड और देखते हैं जो हमसे पूछ सकता है कभी भी डायरेक्टली गेट में, तो आपको पता होना चाहिए। रिवर्स एन एरे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पहले मैं समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक एरे है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब क्या है, आपका इनपुट ये है, आउटपुट 60, 50, 40, 30, 20, 10 ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको करने के यार कई तरीके हैं, मैं दो तरीके यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो पहला तरीका अगर हम डिस्कस करें 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि आप इसको i मान लो और इसको j मान लो, ठीक है। जब तक, कब तक चलाना है इसको, जब तक i लेस देन j रहे तब तक स्वैप करते रहो। और कंडीशन यहाँ पे क्या कोई एंडिंग कंडीशन है, मतलब कहाँ तक चलाना है हमें पता है, नहीं पता। हमें क्या है पता है, हमें i लेस देन j एक कंडीशन पता है कि यहाँ तक चलाना है, तो हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखो, वाइल, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे मैं चला के दिखाऊँ, i इज लेस देन j है, अगर इनकी इंडेक्सिंग कर दूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, आपको ये भी पता चल जाएगा कब लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है, वो इससे ही पता चलता है। i 0 इज लेस देन 5 है, हाँ है, तो क्या करो स्वैप कर दो, तो ये दोनों स्वैप हो गए, ठीक है। फिर i प्लस प्लस कर दो और j माइनस माइनस कर दो। i इज लेस देन j है, हाँ है, दोनों को स्वैप कर दो। फिर i प्लस प्लस j माइनस माइनस, फिर इन दोनों में i लेस देन j है, हाँ है, इन दोनों को स्वैप कर दो 40, 30, i प्लस प्लस j माइनस माइनस। क्या अब i इज लेस देन j है, नहीं है, बाहर आ गया, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या लगाओ, लेस देन चेक करो सिर्फ, ठीक है। अब आप कहोगे ये कितने एलिमेंट थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट थे, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब अगर कोई कहे कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो i और j अगर इक्वल हो गए 30 पर आकर तो भी तो वहीं रुक जाएगा। अगर मान लो सिर्फ ये इतने ही एलिमेंट होते 50, तो यहाँ पे आके i और j बराबर हो जाते, और बराबर पे 30 को क्या स्वैप करने की जरूरत थी किसी के साथ, नहीं थी, तो हमने क्या लगाया, सिर्फ लेस देन का साइन लगाया, ठीक है। अब क्या किया है हमने, स्टेप लिख दो यहाँ पे, क्या किया, स्वैप किया किसको, a ऑफ i कॉमा a ऑफ j को, देन i प्लस प्लस किया और j माइनस माइनस किया, ठीक है। ये हो गया किसका, रिवर्स का कोड। अब एक तरीका तो ये था, ठीक है, आप इसको चला के देखना प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा, इस स्वैप को शायद सी में काम ना करे, सी प्लस प्लस में तो स्वैप डायरेक्टली फंक्शन होता है तो काम कर जाता है। तो स्वैप को कैसे लिखोगे आप, तो देखो दो तरीके के स्वैप होते हैं, एक 3 वेरिएबल यूज़ होता है, एक 2 वेरिएबल यूज़ होता है, ठीक है। आपको अभी 3 वेरिएबल में बताता हूँ, वो ज़्यादा ईजी आपको पड़ेगा। एक इंटीजर नाम का टेम्प वेरिएबल ले लेना, उसमें ai की वैल्यू स्टोर करा लेना, ठीक है। देन ai में क्या डाल देना, aj डाल देना, और aj में टेम्प डाल देना, ठीक है। ये हो जाता है स्वैप का कोड, ठीक है।
तो ये 3 लाइन का कोड यहाँ पे लिख देना, सही वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक रिवर्स का कोड। अब एक और तरीका है रिवर्स को करने का। क्या तरीका है? तो अच्छा, इसकी टाइम भी अगर डिस्कस करें तो कितना टाइम लिया, देखो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन हुए। तो एक कंपैरिजन इन दोनों में हुआ, फिर 2, फिर 3। लेंथ कितनी थी इसकी? 6 लेंथ थी। कितने कंपैरिजन हुए? 3 नंबर ऑफ कंपैरिजन हुए। तो कितनी बार चला? इसके आधे टाइम चला। अगर n एलिमेंट होते, n अगर इवन होता, डिवाइड बाई 2 करते, ठीक है, तो ये कितनी बार चलता? ऑर्डर ऑफ n/2 टाइम्स। तो ऑर्डर ऑफ n/2 टाइम्स डिवाइड से तो फर्क नहीं पड़ता, कितना टाइम रहता, कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती? ऑर्डर ऑफ n ही अप्रॉक्स रहती। ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगा कि कांस्टेंट वैल्यूज हटा दी जाती है कॉम्प्लेक्सिटी से। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल्स को कंसिडर किया जाता है। तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n टाइम होती है। ठीक है, भले हाफ होती है, लेकिन अगर n टाइम जाओगे तो n/2 भी बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर इनफाइनाइट में इनफाइनाइट/2 जा रहे हो तो कोई वो ये नहीं है कि वो इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अब एक और मेथड देखते हैं इसी रिवर्स को करने का। अब एक और तरीका अगर देखें, बस इसी जो मैंने कॉम्प्लेक्सिटी निकाला ना, इसी से वो रिजल्ट बना हुआ है। कैसे? 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, मान लेते ये है हमारा इनपुट। तो हमें क्या करना था? इन दोनों का स्वैप करना है, इन दोनों का स्वैप करना है, और अगर ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका स्वैप नहीं करना। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। अच्छा, एक और दिखा देता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50 और 60 होता, तो इन दोनों का स्वैप करना होता, इन दोनों का करना होता और इन दोनों का करना होता। तो हर बार ये कितनी बार स्वैप चल रहा है? n/2। इस वाले में कितना चला? n/2 चला। इसमें कितना चला? n/2। और इसकी कौन सी वैल्यू? 1 और 2, n/2। अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता तो 3 बार चलता, लेकिन इसका कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है, तो 5/2 मतलब 2.5। 2.5 मतलब इसका लोअर बाउंड लोगे तो 2 टाइम इसको चलना चाहिए था। तो बस अब हमें पता है चलना कितनी बार है, तो हम कौन सा लूप यूज करेंगे? फॉर लूप यूज करेंगे। जीरो से चलना है। कब तक चलना है? कब तक चलना है? n/2, i की वैल्यू n/2 तक एग्जैक्ट चलना है। 3 बार तो चलना ही चलना है। लेस देन और इक्वल टू नहीं, लेस देन n/2 तक चलो, और i प्लस। क्यों चला n/2 तक लेस देन? क्योंकि हो सकता है उसमें ऑड नंबर हो, तो उससे एक कम ही तो चलना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लेस देन लगाया। अब लेस देन पे देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो n यहाँ पे कितना था? 3 बार चलना था, तो i की वैल्यू पहले 0 हुई, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, तो कर रहा है ना, 3 बार तो उसके बराबर जाएगा नहीं। और इस वाले में देखते हैं 2 चलना था, मतलब 0 और 1 के लिए चलना था, तो n/2 कितना है? 2, तो 0 और 1, तो ये दोनों कंडीशन चल रही है। ठीक है, अगर एक बार इक्वल लगा देते तो एक बार ज़्यादा ही चल जाती वो। ठीक है, बस अब यहाँ पे स्वैप किसको करना था? ARR ऑफ, अगर मैं इसको एरे ARR ऑफ ही मान लेता हूँ, एरे है i, और किसको करना है? ARR ऑफ, ये क्या है? अगर इसकी इंडेक्सिंग कर दूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये वाला तो 0 है, ये वाला क्या है? कैसे निकालोगे? तो ये मान लेते हैं n की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस i माइनस 1। चेक करते हैं यही आता है कि नहीं। इन दोनों में चेक करो, i की वैल्यू 1 हुई, और 6 माइनस 1 माइनस 1 4, सही चल रहा है मतलब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? n माइनस i माइनस 1। ठीक है, स्वैप हो गया। तो बस ये रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये रिवर्स का कोड था। अब